नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं शेयर बाजार में पिछले हफ्ते क्या हुआ, अगले हफ्ते क्या होने वाला है। बहुत ही यूनिक वीडियो है मेरा। एज अ ऑप्शन सेलर मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछला हफ्ता कैसा गया, अगला हफ्ता क्या होने वाला है। और खासकर अपनी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी में हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना नुकसान किया। और मेरे चेहरे की खुशी आपको बता ही रही होगी कि पिछला हफ्ता हमारा ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा गया, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है, आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कीजिए, उससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब वीडियोस मैं अपने लिए बनाता हूँ, क्योंकि इसकी जब मैं एनालिसिस करता हूँ, चार्ट पे डेटा डालता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, तो अपने आप को कई चीज़ें ऐसी क्लिक करती हैं जो अदरवाइज शायद क्लिक ना करें। हमेशा की तरह एक बार फिर से ये वीडियो खासकर ऑप्शन सेलर्स के लिए है, लेकिन देख तो कोई भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे अपने पीपीटी के साथ, पावर पॉइंट के साथ, कि पिछला हफ्ता बाजार में कैसा गया और हमारी ट्रेडिंग में कैसा गया। आशा करूं तो आपको पसंद। तो चलिए देखते हैं मार्केट एंड ट्रेड। पिछला हफ्ता 19 से 23 अगस्त और फिर अगला हफ्ता 26 से 30 अगस्त। समरी प्लस एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रीम रन वीक, क्योंकि हमारा हफ्ता ड्रीम रन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले हफ्ते मार्केट को पहले देख लें, मार्केट की रेंजेस कैसी रही। निफ्टी को अगर हम देखें तो 345 पॉइंट्स की लगभग नैरो रेंज, 1-1.5% की रेंज में निफ्टी रहा, जो हमारे लिए अच्छा है। नेट 282 पॉइंट्स का गेन हुआ। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशंस बना रखी है, तो निफ्टी के हिसाब से इन जनरल सब पोर्टफोलियोज में उतना ही उसी रेंज में गेन हुआ होगा। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी की रेंज भी एक तरह से सेम थी। 1034 पॉइंट्स की रेंज थी, 50,283, 51,117। तो एक तरह से डिसिसिवली बैंक निफ्टी 51,000 की रेंज में वापस आ गया, ये अच्छी बात है। इस निफ्टी भी 24,800 की रेंज में आ गया है, तो एक तरह से हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है इस समय। और नेट बैंक निफ्टी ने 416 पॉइंट्स कमाए हैं, 0.82%। इंडिया विक्स अगर हम देखें तो प्रीवियस क्लोज 14.40 था, इस बार 13.55 क्लोजिंग हुआ है। तो एक तरह से एज एन ऑप्शन सेलर हमें 5.09 पॉइंट्स जो विक्स में डीके हुआ है, उसका सीधा सीधा फायदा हमें हमारी ऑप्शन सेलिंग में हुआ है। बीएससी मिड कैप इंडेक्स ने लगभग 2% का गेन किया है, 48,321। और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग 3.39 पॉइंट्स का गेन किया है, तो काफ़ी बड़ा गेन, 55,681। तो छोटे और मिड कैप शेयर्स बड़े शेयर्स से ज़्यादा भागे हैं। हम अपना बेंचमार्किंग टिपिकली निफ्टी के साथ करते हैं, क्योंकि उस वो लार्जर पोर्टफोलियो है, उससे हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का बैलेंस है वो सही रहता है। लास्ट वीक मार्केट्स में क्या क्या हुआ, कौन से शेयर्स भागे, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें तो हार्डवेयर टेक इक्विपमेंट, ये शेयर्स 13.86%, हेल्थ केयर इक्विपमेंट 11.79% प्लस प्लस। तो देखा जाए तो इक्विपमेंट काइंड ऑफ शेयर्स जो थे उनमें बहुत अच्छा मूवमेंट आया, तो इन शेयर्स पर नजर रखिए। और इसलिए मैं थोड़ा डीप वाला लेवल सेलेक्ट करता हूँ, हायर लेवल सेलेक्ट नहीं करता। टेलीकॉम इक्विपमेंट में 9.8% का गेन, फॉरेस्ट मिनरल्स में 6.05%, टेक्सटाइल अपैरल्स 5.722%। तो एक तरह से पांच पर टॉप 5 सेगमेंट्स मैंने उठाए हैं जिनका गेन था। सबसे कम जो फायदा था वो रियलिटी में था, वो भी सबसे कम, पर वो भी नुकसान में नहीं था, +1.1%। तो एक तरह से सारे के सारे सेक्टर्स लास्ट वीक बहुत अच्छे गेन्स में रहे। मार्केट का मूड जबरदस्त बुलिश था, वो तो समझ में आ ही रहा है। जबकि एफआईआईज ने फिर भी 1,600 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआईज ने 12,800 करोड़ की खरीद। और हम हमेशा से कहते हैं कि जिस हफ्ते एफआईआईज खरीदार बन जाएंगे, शायद उस हफ्ते डीआईआईज बिकवाली करे। और अगर दोनों ही खरीदार बन गए तो मार्केट बहुत तेजी से उस हफ्ते भागेगा। हो सकता है वो अगला हफ्ता ही हो, क्योंकि अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है और यूएस की तरफ से काफी बुलिश संकेत आ रहे हैं, क्योंकि फेड मीटिंग में काफी डविश कमेंट्री आई है 2 दिन पहले, तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। रुपी थोड़ा सा गेन किया, 83.81, लेकिन डॉलर इंडेक्स काफी लो है, तो एक तरह से हमारे रुपये को और ज्यादा गेन करना चाहिए था, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बाकी सब दुनिया की करेंसीज के अगेंस्ट काफी डेप्रिशिएट हुई है। तो हम एक तरह से रुपये में उतना कवर नहीं कर पा रहे हैं जितना और करेंसीज ने किया है, लेकिन फिर भी रुपी डॉलर का डेप्रिसिएशन एक तरह से हमारी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस का गिरना भी हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि डॉलर इंडेक्स 100.6 पर स्लिप हो गया, -2% के करीब, जो कि इन जनरल हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। क्रूड ऑयल भी नीचे फिसला, ये भी मार्केट के लिए अच्छा है। डॉलर और क्रूड जितने नीचे रहेंगे, हमारी मार्केट को उतना फायदा होगा, हमारी कंट्री को उतना फायदा होगा। मार्केट का मूड बुलिश है। इंपॉर्टेंट चीज, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने डॉविश कमेंट्री दी है जैक्सन होल में फ्राइडे को, तो उसकी वजह से मंडे को मार्केट में अच्छा उछाल दिख सकता है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 100 पॉइंट के ऊपर ऊपर दिखा रहा है।
और मार्केट वैसे बुलिश टू फ्लैट, फ्लैट टू बुलिश मतलब कि नीचे जाने के सिग्नल्स फिलहाल बहुत कम है। तो अगर कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं हो जाती है तो मार्केट ऊपर ही रहनी चाहिए या फ्लैट ही रहनी चाहिए। मेजर स्टॉक्स अगर हम देखें, वरुण बेवरेजेस और इंटरग्लोब एविएशन, ये बड़े स्टॉक्स की बात हम लोग करते हैं, जनरली छोटे स्टॉक्स इसमें नहीं लेते। ये दोनों शेयर्स, इंडिगो एयरलाइंस, वरुण बेवरेजेस 10-10% से ऊपर चले हैं। कोल इंडिया, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, ये सब शेयर्स 5 से 10% के बीच में बढ़े हैं, तो काफ़ी अच्छे बढ़ावत है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 10% गिरा है बड़े शेयर्स में, ये थोड़ा सा खास। अब आते हैं हमारे एनालिसिस के मेन सेक्शन में कि पिछला हमारा हफ्ता जो था वो ऑप्शन सेलिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसा रहा, जिसका आपको सबको बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, मुझे खुद इंतजार रहता है, एक्साइटमेंट रहता है इसको शेयर करने का, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्टली डिटेल में आके समझ में आता है कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए ये हमारा पिछला हफ्ता है। ओके, तो अगर हम देखें पिछले हफ्ते 23 तारीख तक है, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23। तो अगर हम देखें पिछले 3 हफ्ते में देखो तो सबसे ऊपर निफ्टी इस हफ्ते गया है 24,831। तो वीकली लेवल पे निफ्टी ने अपनी सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग इस हफ्ते दी है, जो कि निफ्टी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अगर हम देखें एज एन ऑप्शन सेलर, तो मार्केट ऊपर चल रही है तो ऑब्वियसली इंडिया विक्स गिर रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ी रेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं हुई है, और मार्केट ऊपर गई है तो विक्स टूटा है, तो जिसकी वजह से मेरे चेहरे की खुशी आपको दिखाई दे रही है। वहीं हम अगर इंडिया विक्स के हिसाब से देखें तो आप देखो पिछले 3 हफ्ते से इंडिया विक्स एक तरह से गिरता जा रहा है, तो ये बहुत नैरो रेंज में इस बार काम किया। तो इंडिया विक्स की रेंज जितनी नैरो होगी और जितना नीचे की तरफ होगा उस हफ्ते तो उतना फायदा हुआ होगा, भले ही ये बात अलग है कि अगले हफ्ते के लिए हमें मोटी प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इतनी नैरो रेंज इंडिया विक्स की, तो उसका हमें भरपूर बेनिफिट मिला। आगे देखते हैं इन दोनों को कंबाइन करके कि हमारा निफ्टी की पोजीशंस, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन दो मेरी पोजीशन कई सारे शेयर्स में है, बैंक निफ्टी निफ्टी में बराबर बराबर है, लेकिन हम केवल निफ्टी के हिसाब से सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी निफ्टी की पोजीशंस और इस इंडिया विक्स के चलते हमारे हफ्ते में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, डे बाय डे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा हो गया पिछला हफ्ता निफ्टी का। ओके, पिंक कलर का चार्ट, उस पर लाइट ब्लू कलर का चार्ट, उससे पिछला हफ्ता इंडिया विक्स का, और करंट हफ्ता इंडिया विक्स का अगर आप देखो तो 19 से 23 अगस्त वाला वीक इंडिया विक्स ये है और निफ्टी ये है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है यहाँ पर फ्लैट हो गया, ऐसे ऐसे इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, यहाँ पर फ्लैट हो गया। तो जब मार्केट ऊपर जाती है ऑब्वियसली इंडिया विक्स नीचे गिरता है, जब मार्केट नीचे गिरती है तो इंडिया विक्स ऊपर जाता है। तो ये हमारा पैरेलल ड्रॉ हो गया निफ्टी और इंडिया विक्स। चलिए देखते हैं इन दोनों के साथ मिलाने से हमारा मार्केट कैसा रहा। तो चलिए 19 तारीख को देखते हैं। अगर हम देखें 19 तारीख को क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुली और नीचे जाती गई, पहले 1 घंटे में काफ़ी नीचे गई, उसके बाद उसी रेंज में पूरा दिन उसने बिता दिया। तो पहले 1 घंटे में हमने थोड़े से एडजस्टमेंट किए थे, साथ साथ अगर विक्स को देखो तो विक्स थोड़ा ड्रॉप होना शुरू हो गया, विक्स खुला ही गैप डाउन, और पूरे हफ्ते गैप डाउन ही होता रहा। लेकिन 19 यानी कि मंडे को एक तरह से हमें देखो तो डिसेंट डीके, अच्छा डीके हमें मिल गया। हमने थोड़े से पोजीशंस के एडजस्टमेंट्स किए, थोड़ी सी पोजीशन अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की कम भी की। और जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ मेरे शेयर्स की भी काफ़ी पोजीशंस है जिनको मैं मंथ एंड के 1-2 हफ्ते आने तक थोड़ी थोड़ी कम करते जाता हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें बहुत अच्छा 1.03% का गेन मिल गया, क्योंकि वीकेंड का डीके भी हल्का सा ऐड हो जाता है, तो छोटी रेंज में बढ़िया गेन हमें मिल गया 19 को। तो 1% का गेन तो बहुत होता है, हम तो हर दिन आधा चौथाई परसेंट एक्सपेक्ट करते हैं। तो पिछले हम 8 दिन से पॉजिटिव चलते आ रहे थे, तो 9वां दिन भी पॉजिटिव हो गया। फिर 20 तारीख को, अगर 20 तारीख को देखो तो मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग करके और ऊपर गई। तो एक तरह से इस गैप अप को कवर करने के लिए हमें थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़े, क्योंकि अगर आप देखो तो रेंज 24,500 से 24,700 के आसपास तक मार्केट गई, और काफ़ी मार्केट ने दम दिखाया, नीचे गिरने का नाम नहीं ले रही थी। तो कहीं ना कहीं ये गैप अप, ये जो 200-300 पॉइंट्स का हमें रेंज मिल गई, इसी को हमें कवर करने में टाइम लग गया। तो उसमें थोड़ा हमारा जो जितना प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हुआ, लेकिन हमने पोजीशंस अपनी थोड़ी एडजस्ट कर ली जिससे आगे में दिक्कत ना हो। और नेट नेट 20 तारीख को में 0.11% का गेन हुआ। खुशी की बात यह है कि इस दिन भी गेन था। अगला दिन आया बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन अगर आप देखो तो एक बार फिर से मार्केट हल्का सा ऊपर खुली, लेकिन फिर दिन भर धीरे 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 हर घंटे की कैंडल आपको ग्रीन ही दिख रही है।
एक्चुअली 7 कैंडल 7 घंटे के ट्रेडिंग दिखाती है। तो एक तरह दिन भर हमें थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाती गई, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक की हमारी पोजीशंस तो बहुत कम थी, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा हमें गेन बल्कि ऐड ही होता रहा। और इधर आप देख रहे हो तो निफ्टी ने काफ़ी इंडिया विक्स काफ़ी ब्रेक हुआ पूरे दिन भर में। तो इंडिया विक्स 13 के रेंज में आ गया, तो उसका हमें प्रॉफिट मिला। तो ओवरऑल 21 तारीख को मैं 0.59% का गेन हुआ। तो 3 दिन बहुत अच्छे गए। चौथा दिन था निफ्टी की एक्सपायरी का, काफ़ी इनिशियली काफ़ी वायलेंट था, लेकिन अगर आप देखो फिर भी जब इस पहले 1 घंटे में मार्केट जहां गई पूरे दिन उसी रेंज के अंदर ट्रेड करती रही। तो पहले 1 घंटे की रेंज ही पूरे दिन की रेंज हो गई। तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, थोड़ी पोजीशन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी में लगी हुई थी। लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट जो बंद हुई उस समय में उतना गेन नहीं मिल पाया जितना आइडियली मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मार्केट बंद होते होते विक्स थोड़ा चढ़ गया, तो फिर भी हमें 0.47% का गेन। तो चारों दिन अच्छे ग्रीन में बंद हुए, ऐसा भी नहीं कह सकते डल था। और पांचवा दिन 23 तारीख को 23rd को एक बार बिल्कुल ही फ्लैट, उस दिन तो गैप डाउन कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बार फिर से पहले 1 घंटे की रेंज जहाँ थी पूरे दिन मार्केट वहीं भटकती रही। तो एक तरह से, लेकिन अगर आप देखो कि चौथे दिन इंडिया विक्स फिर भी चढ़ा। लेकिन अधिकतर फ्राइडेज में क्या होता है कि फ्राइडे में थोड़ा सा वीकेंड वाला डीके हमें फ्राइडे भी मिल जाता है, थोड़ा मंडे में मिल जाता है, तो उस हिसाब से अच्छा डीके मिल के हमें 0.57%। अब थर्सडे और फ्राइडे को हमने 2-3 काम और भी किए। वो ये था कि अपनी इस मंथ की पोजीशन, अगस्त की पोजीशन हमने बंद करनी शुरू कर दी थी, वैसे मंडे से शुरू कर दी थी। और अपनी कुछ पोजीशन हम जो भी एडजस्टमेंट किए वो अधिकतर या तो हमने 4-5 सितंबर वाले वीकेंड के लिए किए या फिर सितंबर के एंड में पोजीशन लगाई। तो हमने अपनी काफ़ी पोजीशंस खाली कर दी और बहुत ज़बरदस्त हफ्ता ये गया हमारा। अगर आप देखो ओवरऑल 2.78% का फ़ायदा। जनरली हम महीने भर में 2 से 3% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मार्केट जब देती है तो लेने से मना नहीं करना चाहिए। कई ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि अगर मेरे को महीने का प्रॉफिट मिल गया तो मैं बंद कर दूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंटली इस मामले में ट्रेड करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर जब मार्केट लेती है तो भर भर के लेती है, तो जब मार्केट देने के लिए तैयार है तो हम क्यों ना अच्छे से उसको कैपिटलाइज करें। तो एक तरह से हर 10 लाख रुपए 27,800 रुपये का हमें गेन मिला, जो काफ़ी अच्छा गेन मिल जाएगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वीक मेरा इस साल में गया है। इतने की जनरली मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मैं जब मार्केट देने में इंटरेस्टेड है इतना पैसा हमें, वो भी इसलिए क्योंकि धीरे धीरे विक्स गिरता गया। और अगर आप देखो तो एंड में मार्केट चढ़, ये विक्स थोड़ा चढ़ के बंद हुआ, इसलिए मेरा डे एंड होते होते फ्राइडे को थोड़ा सा डीके हमारा चला गया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं खुली तो ये हमें पूरा का पूरा वो जो एंड में थोड़ा सा हमारा लॉस हुआ, लॉस मतलब कि वैसे हमारा 1.5% 1% से ऊपर चल रहा था फ्राइडे, फाइनली उसमें से आधा परसेंट कम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब मंडे को कवर अप हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं मिला, गैप डाउन मिलने का चांस कम है, गैप अप मिलने का चांस ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा हफ्ता। तो इसकी अगर हम समरी करें, सबसे एक्साइटिंग पार्ट वीक नंबर 34 हमारा अभी गया है। अगर आप देखो तो इस हफ्ते हमने 2.78% का गेन किया। तो क्यूमु पिछले 3 हफ्ते से क्यूमुलेटिव गेन हमारा 3.36% हो चुका है। निफ्टी अगर 1.36% बढ़ी है तो पिछले 3 हफ्ते का क्यूमुलेटिव निफ्टी गेन 0.61% हो गया। और पिछले हफ्ते का इन दोनों को मिला के देखो तो लगभग 4% गेन हमें पोर्टफोलियो प्लस ट्रेडिंग समरी में मिला है। तो काफ़ी खुशी का हफ्ता गया। और अभी एक हफ्ता और बाकी है। ये वीक हमारा जो है अब है वीकली एक्सपायरी वाला वीक, तो ये और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो ये हो गई हमारी पीपीटी की हेल्प से। हाँ, 14 पॉजिटिव डेज इन अ रो, ये लगातार हम 14 दिन पॉजिटिव हो चुके हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इतना लंबा विनिंग स्ट्रीक बहुत ही रेयरली मुझे मिलता है। किसी दिन हल्का फुल्का भले ही 0.01% नेगेटिव मिल जाता है, लेकिन 14 दिन से लगातार पॉजिटिव होना, तो उस हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि पिछले से पिछले मंडे को बड़ा लॉस हमें मिला था, जब निफ्टी 2 बार खट 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 600 पॉइंट 500 पॉइंट गिरा था। लेकिन वो लॉस भी कवर अप होके हम नेट बढ़िया पॉजिटिव चल रहे हैं फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा पीपीटी वाला पार्ट पसंद आया होगा, जिसमें हमने बिल्कुल अपनी एक तरह से दिल खोलकर अपनी ट्रेडिंग खोल कर रख दी। ऑफ कोर्स पूरी डिटेल ट्रेडिंग खोलकर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट वीक की कुछ और बातें करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग हमारी लास्ट वीक में हुई
अधिकतर जैसे मैंने बोला पिछले महीने की हमने अधिकतर पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। और अगर हम शेयर इंडिविजुअल शेयर्स के हिसाब से देखें तो अडानी और आईटीसी के ऑप्शंस में हमने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया और पिछले 18 महीने से एक महीने को छोड़कर मैंने हर महीने अडानी में काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था कि कैसे अडानी की शेयर से मैं अपनी BMW स्पॉन्सर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पूरी BMW की जो ईएमआई है थैंकफुली अभी तक भी अडानी से आ रही है। और इस महीने मैंने इतना कमा लिया, अगली 2-3 महीने की ईएमआई इस महीने से भी निकल सकती है, जबकि उसमें हम ओवरऑल पॉजिटिव चल ही रहे हैं। आईटी के ऑप्शन में भी अच्छा कमाया पैसा। इन्फोसिस जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि ये काफ़ी इन्फोसिस ने काफ़ी ऊपर नीचे का मूवमेंट दिया तो उसमें थोड़ा हमारा लॉस हुआ इस महीने, वो मैं अब कवर करने के मूड में नहीं हूँ, तो मैंने सब पोजीशन क्लोज कर ही दी है उसकी। तो फिलहाल अगर मैं देखूँ तो अगस्त महीने के हमारे लगभग 150 लॉट्स ओपन हैं, जिनको मैं मंडे को ही बंद करना शुरू कर दूंगा, या फिर अगर एडजस्टमेंट करूंगा तो अगस्त के लॉट्स की एडजस्टमेंट मैं सितंबर में करूंगा। मैं सेम मंथ में और पैसा डालने के मूड में नहीं हूँ। तो ये हो गया हमारा अगस्त का। अगले वीक का अगर हम आउटलुक देखें तो एफआईआई डीआई डेटा सेम रेंज में रहने की उम्मीद है। एफआई थोड़े से नेगेटिव, डीआई थोड़े से पॉजिटिव। अभी भी एफडीआई के पास काफ़ी कैश बैठा है। निफ्टी की जो रेंज है वही लगता है कि थोड़ा हायर रेंज अब निफ्टी ने पकड़ लिया, तो 24,500 के नीचे जाना मुश्किल लगता है निफ्टी का। हो सकता है 25,000 क्रॉस करके 25,200 तक भी चली जाए। और अगर बहुत ज़बरदस्त कोई शॉर्ट कवरिंग वगैरह आ गई तो पता नहीं निफ्टी कहाँ चला जाए, लेकिन फिलहाल मेरे को 24,500 बल्कि 24,600 से लेके 25,200 की रेंज लगती है। इंडिया विक्स एक स्टेबल पोजीशन पे है। इससे ज़्यादा विक्स ने गिरना शुरू कर दिया तो हमें ऑप्शन सेलर के हिसाब से प्रॉफिट मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि ये हफ्ता हमारा पोजीशंस बनाने का है। तो जब पोजीशन बनाते हैं तो इच्छा होती है कि ज़्यादा विक्स मिले, ज़्यादा ईवीज मिले, तो थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा माल ज़्यादा मिले। लेकिन देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी इवेंट्स ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मार्केट में बिजनेस एज यूजुअल रहने वाला है। थोड़ा सा जो फेड की न्यूज़ आनी थी वो आ गई है। तो नेक्स्ट वीक का जो हमारा सेटअप है, लगभग 150 लॉट्स हमारे इस वीक में और 300 लॉट्स हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ शेयर्स में लग गए हैं सितंबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में अगर आप देखो तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यानी कि 4-5 सितंबर की एक्सपायरी और उसके बाद सितंबर एंड की एक्सपायरी में 300 लॉट्स के करीब है। उनमें से लगभग 30 लॉट हमारे थोड़े शेयर्स में लगे हैं, थोड़े अडानी एंटरप्राइज, थोड़ा आईटीसी, थोड़ा इन्फोसिस, पंजाब नेशनल बैंक, रिलायंस, टीसीएस। तो इन शेयर्स में मैंने पोजीशन ली है। या तो स्ट्रैंगल्स हैं, या फिर केवल पुट सेल हैं, या फिर केवल कॉल सेल हैं। और इस समय मैं अपनी पूरी कैपिटल का 60% इन्वेस्टेड हूँ। बाकी पैसा कैश में बैठा है, क्योंकि फेड की मीटिंग थी तो मैंने ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना सही नहीं समझा। तो 40% कैश है मेरे पास, जिसको मैं डिप्लॉय करूँगा अगले हफ्ते मोस्टली। और थोड़ा पैसा हो सकता है मैं फायर फाइटिंग में, एडजस्टमेंट में यूज़ करना पड़े इस वीक के। लिक्विड इन हैंड जैसे मतलब 40% है, तो देखते हैं उसका हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे। और इस महीने की पोजीशन में कोई भी नया पैसा लगाने का मेरा मूड नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट होगा खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में वो अगले हफ्ते में होगा। कोशिश ये करूंगा कि बैंक निफ्टी पूरा का पूरा मंडे या ट्यूसडे में क्लोज कर दूं, और निफ्टी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में क्लोज कर दूं। बाकी कभी कभी कुछ लॉट्स को मैं लास्ट डे तक भी ले जाता हूँ एक्सपायरी में। जनरली कोशिश करता हूँ कि ना ले जाऊँ। तो विक्स से ज़्यादा हेल्प की उम्मीद है नहीं। लेकिन अगले हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंस लेवल अभी थोड़ा हाई हो गया है, क्योंकि पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा गया। वैसे कुछ जनरली लेना देना होता नहीं है, हम सब मार्केट के मूड के हिसाब से अपनी कमाई या लॉस होता है। लेकिन ये महीना सो फार सो गुड जा रहा है। तो इस वीक का टारगेट हमारा वापस 1 to 2% गेन का है। एक्चुअली 1% की गेन मिल जाए तो मेरा ये हफ्ता, ये महीना जो है वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स में चला जाएगा। और विक्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने की फर्दर उम्मीद है नहीं, तो वहाँ से हमें कोई खास सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये होगी हमारी पूरे वीक की ट्रेडिंग जर्नी, वीक के सेटअप्स। अब एक वीक का सेटअप आपको, एक बोनस आपको देना चाहता हूँ। हर वीक में बोनस देता हूँ। तो इस वीक का ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रिक है, और ऑप्शन सेलिंग के बारे में बोनस है, वो है मेंटल कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट्स एंड प्रीमियम्स। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग कुछ भी करना है तो आपको मेंटल कैलकुलेशंस करना आना चाहिए। आपको अपने डेटा का टच एंड फील पता होना चाहिए कि मेरे किस ऑप्शन का कितना प्रीमियम होगा। तो टच एंड फील का मतलब ये हो कि विक्स अगर इतना है तो मेरे को कितना प्रीमियम किस प्राइस पे मिलेगा। तो एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे को अगले महीने की पोजीशन लगानी है निफ्टी में, और विक्स 13 के करीब चल रहा है, हल्का सा हाई है, पहले तो बहुत लो रहता था। तो मेरे को सपोज निफ्टी में मेरे को 60 रुपीज़ का प्रीमियम चाहिए कॉल में, 60 रुपीज़ का प्रीमियम चाहिए पुट में। ओके।
तो बिना ऑप्शन चेन देखे मैं अगर इस समय आइडिया लगाऊं तो मुझे लगता है कि कॉल में 60 रुपीज़ के करीब मेरे को 25,800 की रेंज में मिलना चाहिए। मैं सितंबर एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, और पुट में 60 रुपीज़ के करीब का प्रीमियम मेरे को 23,600 के आसपास मिलना चाहिए। तो अब मेरे को ये चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है कि जो नंबर मैंने आपको बताया है उसके 10-20% की रेंज में ही सही नंबर होगा। और ये जो चीज़ है, ये जो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मंथ की एक्सपायरी, वीक की एक्सपायरी, फर्स्ट वीक की एक्सपायरी, सेकंड वीक की एक्सपायरी, इसमें हमारा अगर माइंड कैलकुलेट कर पाए कि किस चीज़ में कितना प्रीमियम मिलने वाला है, तो ऑप्शन चेन खोले बिना ही हमारा दिमाग कई तरह की कैलकुलेशंस कर सकता है। उसको सेंसिबल में या फिर ऑप्शन में डाले बिना ही हम काफ़ी कैलकुलेशंस कर पाते हैं। उससे टाइम तो बचता ही है, लेकिन अपनी पोजीशंस देख के ही हम समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो आज का जो मेरा बोनस पॉइंट है, वीक का बोनस है, वो ये है कि आप मेंटल मैथमेटिक्स कीजिए, अपने डेटा को फील कीजिए। और ये डेटा का फील कैसे होगा, इसका आंसर है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आप अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर देते हैं सपोज, तो शायद आपको डेटा का वो फील नहीं आएगा। तो मैं क्योंकि अपना हर रोज अपनी एनालिसिस करता हूँ डेटा की, और हर रोज का पीएनएल लिखता हूँ अपने एक तरह से जर्नल में, और अपनी सब पोजीशंस का मैं एक तरह से हिसाब किताब करता हूँ एक एक्सेल शीट में। तो मेरे को काफ़ी फील रहता है मेरे डेटा का कि किस पोजीशन में क्या करना है, और किस पोजीशन का एडजस्टमेंट किस दूसरी चीज़ से करना है। तो टच एंड फील ऑफ योर डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर बार मैं एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस बार एक एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी पैसिव था। तो मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला, और हम लोग डिनर पे मिले, और जनरली स्टॉक मार्केट की बातें होने लगी। इन जनरल उन लोगों को मैंने अपनी बहुत ज़्यादा ओपिनियन ऑफर नहीं की, क्योंकि बात शुरू हो गई फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इन जनरल लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत एक्साइटेड नहीं होते, वो सब दोस्त वो थे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते ही नहीं हैं। तो जनरली वो लोग बातें कर रहे थे कि एफ में इतने ज़्यादा लोग पैसा लूज़ करते हैं। मैंने हल्का फुल्का अपना 2 पॉइंट्स डाले उसमें, लेकिन मुझे पता है कि मैं पिछले 5 साल से प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ। लेकिन इन जनरल जो पब्लिक में धारणा बनी हुई है ऑप्शंस को लेके, भले ही बायर सेलर हो, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि ऐसे ही इजीली वो ब्रेक नहीं होगी। और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी सच भी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ग्रुप्स में अपनी ओपिनियन ऑफर नहीं करता हूँ, क्योंकि डेटा तो यही बोलता है कि 10% से भी कम लोग पैसा कमाते हैं ऑप्शंस में। तो एक्सपीरियंस ये है कि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था, और उनमें मुझे ये भी पता, उनमें कुछ लोगों को तो बिल्कुल ज़ीरो आइडिया है फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे होते हैं। तो एक वो ग्रुप होता है लोगों का जिन्होंने कसम खाई है कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन तो बहुत बड़ा गैम्बल है, इसकी तरफ तो जाना भी नहीं है। हर इंसान का अपना राइट है अपनी अपनी बात अपनी अपनी तरह से सोचने का। और बोनस स्टोरी में इस हफ्ते मैं शेयर करना चाहता हूँ एक, एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था उस पॉइंट को लेके। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताकर आपको कि इस हफ्ते मैंने एक शॉर्ट बनाया था, जो मेरा एक पहला शॉर्ट जिसको 2000 व्यूज़ मिले हैं। तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट की बात है। इस हफ्ते से पहले मैंने कभी शॉर्ट पे 1000 व्यूज़ भी नहीं मिले थे। तो आजकल मैं हर दोपहर को जब मैं वॉक पे निकलता हूँ तो एक शॉर्ट ऐसा बनाता हूँ जो टाइमलेस विजडम वाला होता है, जो आप कभी भी खोल के देखें शेयर मार्केट के हिसाब से सही होता है। वैसे इस बार मैंने एक शॉर्ट बनाया था, एक मैंने रामदेव अग्रवाल जी का, मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू सुना था। तो उन्होंने बोला था कि सपने आपके बहुत बड़े होने चाहिए, और आपकी ग्रीड बहुत कम होनी चाहिए। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो शॉर्ट देख सकते हैं, लेकिन ये कि ड्रीम बिग बट डोंट बी ग्रीडी, है ना। आप 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का भी सपना देखो, लेकिन ग्रीडी मत हो जाओ कि ये सब मेरे को अगले महीने अगले साल चाहिए, क्योंकि फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सब मेरा आज के वीडियो में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो सबसे पहले तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, स्मैश द लाइक बटन। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन सेलिंग को लेके कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में पूछिए, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर टू यू। एंड जैसे मैंने बोला, आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, दैट इज़ माई बिगेस्ट लर्निंग। तो फिर अगले हफ्ते लेकर आऊँगा अगले हफ्ते की समरी के साथ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में। आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। नमस्कार। अब फिर लेकर आऊँ आपके लिए एक तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो अपनी ऑप्शन सेलिंग का ही, और उसके अलावा भी डेली वीडियोस, डेली शॉर्ट्स, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। धन्यवाद।